हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। आइए उनसे जानते हैं हाल किस तरफ जा रही है। शाहिद साहब, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी कि अक्सर डॉलर की स्ट्रेंथ पेट्रो डॉलर के तौर पे कही जाती थी। इस वक्त बताइएगा कि सऊदीया की और जीसीसी की यानी मिडल ईस्ट की, मशरिक़ वुस्ता की बदलती हुई जो सूरत हाल है, उसके बावजूद इस वक्त ऑयल जो ट्रेड हो रहा है वो अपनी निचली तरीन सतह पर है, यानी ताज़ा तरीन इतलात $60 पर बैरल। हाउ इज इट एडिंग टू दिस सिचुएशन? पहले शुरुआत करते हैं तेल की कीमतों से। देखिए, ये सूरत हाल अभी जो तब्दील हुई है जी, आप उसमें देखेंगे कि मेरे ख्याल से अब तेल की कीमतों में फिर इजाफा होगा, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। इसलिए कि अमेरिका जो मकासद हासिल करना चाह रहा था वो एक वेल थॉट ऑफ स्ट्रेटजी थी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि ये टैरिफ की जंग है। ये टैरिफ की जंग नहीं थी, ये तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और जो न्यू ग्रेट गेम है, न्यू ग्रेट गेम अमेरिका का, उसकी जो हिकमत अमली है, उसके मकासद जो थे, उसके हुसूल के लिए एक छोटा सा हिस्सा जो था ये टैरिफ की जंग थी। इसमें अमेरिका ने देख लिया कि उसकी कितनी ताकत है और उसके अपोनेंट्स की कितनी ताकत है और किस तरीके से दूसरे मुल्क जो हैं वो फ़ौरन जो है ना सरेंडर कर गए। अमेरिका का इस वक्त, मेरा जो अपना ख्याल है, मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बता दूं आपके सवाल के जवाब में, इस वक्त अमेरिका ने जो जंग शुरू की है, ये 9/11 के बाद जो दहशतगर्दी की जंग थी उसका अहम और फैसला कुन जो है, अहम और फैसला कुन, इसका महवर जो है वो अफगानिस्तान से बाहर होगा। ये अफगानिस्तान महवर नहीं होगा इसका। इसमें जो है वो ग्रेटर इसराइल है, चीन को कंट्रोल करना है, मशरिक़ी वुस्ता के हालात हैं और सीपेक को और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को नुकसान पहुंचाकर जी पाकिस्तान को ये कहना है कि अब आप फैसला कर लें, एनफ इज एनफ। सर, हम तो शायद उस गेम में बहुत पीछे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि ये जो झटका दिया गया है, हमने देखा कि कल ग्लोबल मार्केट्स फाइनली थोड़ा सा रिकवरी की तरफ आई। इसमें डॉलर ने भी रिकवर किया, इसमें ऑयल ने भी थोड़ा सा रिकवर किया और बीजिंग पहुंच गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास। होने क्या वाला है और क्या जो बाकी लोगों ने एकदम अपने नी जर्क रिएक्शंस देके, पाकिस्तान पे भी जब 29% टैरिफ्स लागू किए गए, फौरन ये कॉन्वर्जेशंस पाकिस्तान में दोबारा हुई कि हमने कितना कीमती वक्त गवा दिया है, हमने नई मंडियों को, नई मार्केट्स को एक्सप्लोर नहीं किया, अभी टू लेट टू द पार्टी, हमारा इन्हिसार अमेरिका पे इतना ज़्यादा है। इस वक्त मुझे बताइएगा कि मशरिक़ वुस्ता में ख़ास तौर पर ये जो स्टेबल ममालिक हैं, जिसमें हम कतर की बात करें, ओमान की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, वो क्या सोच रहे हैं? देखिए, आपने कई अहम नुकात उठा दिए हैं। पहले जो अगर आप पाकिस्तान का देखें तो हमारा जो है अमेरिका के साथ जो है वो ट्रेड का जो है वो डेफिसिट नहीं है बल्कि फाजिल है और वो 18% फाजिल है। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट आज है, जो हमारा बड़ा मसला है, उसका 50% जो है वो चाइना के साथ है। हमने एक साल में चाइना का $12 अरब का ट्रेड डेफिसिट किया है हमने। हमारा टोटल डेफिसिट जो है वो $24 अरब है। तो 50% जो है वो चाइना के साथ है। पिछले 3 वर्षों में हमने चाइना को जो $26 अरब उसने लगाए हैं, उससे कहीं ज्यादा हमने चाइना को पे कर दिया है। नंबर एक। दूसरी है कि हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो अमेरिका, बरतानिया, सऊदी अरब और यूरोप और जो है यूएई से। अनफॉर्चुनेटली हमारा तो हिसाब इस वक्त ये है ना कि हम ना 3 में ना 13 में। अमेरिका की तरफ से हमें डंडा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को बहुत ज़्यादा है और अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पर्सपेक्टिव के मुताबिक, हर वो मुल्क जो हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करेगा और हमारी इम्पोर्ट्स वहाँ पे, यानी हमारा कारोबार वहाँ पे नहीं चलेगा, उस पर हम टैरिफ्स लागू करेंगे। पाकिस्तान में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसमें बहुत सारे मुतहरिकात हैं, हम वहाँ पे नहीं जा सकते क्योंकि वक्त की हमारी कमी है। लेकिन दूसरी तरफ हमने चाइना के साथ भी जो डील्स की, जिसमें सीपेक है, बड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जैसे खुद फरमाया कि हमसे बहुत ज़्यादा एडवांटेज चाइना ऑलरेडी ले चुका है। तो अब अमेरिका और चाइना, यानी ये 2 बड़े जायंट्स की जंग में पाकिस्तान के लिए क्या स्पेस बचती है? देखिए, बड़ा आपका अहम सवाल है ये, इसलिए कि मैं तो ये बुनियादी तौर पर अब ये समझता हूँ कि देखिए, पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। आप देखिए कि हमारा जो सीपैक का दूसरा मरहला था, बहुत अरसे से ये बात होती थी कि हम 4 सूबों में इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे, चाइना यहाँ पर इंडस्ट्रीज लेकर आएगा जो कि बाहर से एक्सपोर्ट होगा। तो चाइना के लिए भी मौका था, हमारे लिए भी मौका था। तो हमने उसके बजाय जो है वो बलूचिस्तान में और जो है वो केपी में जो है वो मिनरल्स का वो काम शुरू कर दिया, जो बड़ा अरसा लगेगा। और जो कुछ दहशतगर्दी की वारदातें वहाँ पर अमेरिका की हिमायत से भारत करा रहा है और जो है अफगानिस्तान करा रहा है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान करा रहे हैं, बलोच लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन करा रही हैं, ये कुछ हो रहा है। तो इस वक्त तो हो नहीं सकता। तो जिस वक्त आपने सीपैक को पीछे डाल दिया और ये कहा कि हम तो जो है ना मिनरल्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे, हालांकि अभी तो इस वक्त होना था 4 सूबों में, पंजाब में और उसमें
कि हम वहाँ पर सनती जोन बनाए जाते, जो चीन ने वायदा किया था, यहाँ से फिर एक्सपोर्ट होता। तो एक तो ये बात हो गई। हमारी मजबूरी क्या है, मैं आपको बताऊँ। और जो पहला आपका सवाल है वो ये है कि अगर हमें 6% सालाना की शरह से तरक्की करनी है, ऐसी तरक्की जिसमें कि अवाम को हिस्सा मिले और IMF के पास ना जाना पड़े, तो हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली बनानी पड़ेगी उससे जो आज है। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि जब भी कोई बहरान आता है, जैसे इस वक्त है, एक चैलेंज होता है, एक होती है अपॉर्चुनिटी। अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं था। हमारी ताकतवर फौज। सर मुझे बताएं व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी। वक्त कम है तो सॉरी आई एम पुशिंग यू, लेकिन इस चैलेंज में पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, इस वक्त अपॉर्चुनिटी ये है कि ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी रखते हैं तो हमें जब तक IMF का मौजूदा प्रोग्राम है, इसमें हमारी मीशत लड़खड़ाती रहेगी। लाजमन हम 2027 के बाद IMF के पास जाएंगे। उस वक्त अमेरिका क्लियर कहेगा कि अब आप फैसला कर लें कि आपने चीन के साथ रहना है और ये हमारे साथ रहना है, और अगर हमारे साथ रहना है तो हमारी सही। सर रैपिड फायर की तरह के कुछ सवालात करूंगी। तेल की कीमतें बढ़ता हुआ देख रहे हैं आप या स्टेबल होता हुआ देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इजाफा होगा उसमें और पाकिस्तान के रुपए की कदर गिरेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, फिर यूरोपियन यूनियन के बारे में बताइएगा। अमेरिका के अताब से इस वक्त तो लगता है कि फौरी तौर पर उनके ऊपर कोई रेट्रीब्यूशन नहीं आई है, हालांकि उन्होंने अमेरिकी प्रोडक्ट्स के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया है। अल्टीमेटली वो अमेरिका के साथ ताउन करेंगे और चीन के खिलाफ मुहाज में वो अमेरिका के साथ होंगे। सर एक बात जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम स्पॉटलाइट नहीं डालते, हम अभी हमने बात की चाइना और अमेरिका के पर्सपेक्टिव से। चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के लिए बड़ी मार्केट्स हैं, मगर द बिगेस्ट मार्केट जो पाकिस्तान के लिए इस वक्त मौजूद है वो कंबाइंड यूरोपियन यूनियन है। पाकिस्तान के और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात को आप मजीद आगे जाता हुआ कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। जब आप मुल्की सरमायाकारी नहीं कर रहे, मुल्की बचतें नहीं कर रहे, टैक्सों की वसूली नहीं बढ़ा रहे, तो अल्टीमेटली आप रेमिटेंसेस पे गुजारा कर रहे हैं। और हमारी सर नॉट रेमिटेंसेस, में एक्सपोर्ट्स की बात कर रही हूँ। अगर हम ओवरऑल पूरे यूरोपियन यूनियन को मिलाकर देखते हैं, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी मार्केट यूरोपियन यूनियन है, हमारे उनसे ताल्लुकात बेहतर होंगे? वो हमें करना पड़ेंगे, इसलिए कि हमने दो चीजें हैं, खाली एक्सपोर्ट नहीं है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी एक्सपोर्ट नहीं है, हमारी रेमिटेंसेज आप देख लीजिए। अभी तक हमारी रेमिटेंसेज ज्यादा हैं और हमारा बरामदात कम है। भारत में 6 गुना बरामदात ज्यादा हैं। तो जब आपने फोकस कर लिया कि हमें सऊदी अरब से, UAE से, अमेरिका से और UK से रेमिटेंसेज मंगानी है, तो उसके लिए तो आपको अमेरिका सर अनफॉर्चुनेटली उसमें पूरी दुनिया का एक अलग पर्सपेक्टिव है। उसमें पाकिस्तान का बेगरी माफिया, यानी जो हम देखते हैं कि पेशावर गदागर हैं, उन्होंने पाकिस्तान की बड़ी सुबकी कराई है। ये रेमिटेंसेज कौन है? पहले एक ज़माने में हम समझते थे कि ये ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, लेकिन इस वक्त कहा जा रहा है कि एक एवरेज जो गदागर है वो दुबई में 3 मिलियन यानी 30 लाख रुपए महाना कमाता है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है और तभी इसके ऊपर एक क्रैकडाउन हो रहा है। आपको ये जानकर हैरत होगी, बल्कि हैरत क्या तकलीफ होगी ये जानकर कि इथियोपिया जैसा मुल्क जो दुनिया का गरीब तरीन मुल्क है, वहां से भी पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया है जो कि पेशावर गदागर वहां पे मौजूद थे। तो आई डोंट नो हम क्या कर रहे हैं इस वक्त, बिकॉज बिलियंस ऑफ डॉलर की सिर्फ गदागरी की हमारी एक इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। इसको इंडस्ट्री के अलावा कोई और नाम नहीं दूंगी। एनी पार्टिंग वर्ड्स शाहिद साहब जो आप इस पर कुछ कहना चाहें? अगर एक जुमला मैं आपको बता दूं, मैंने इसका पिकअप देखा है जी। बड़ी रेमिटेंसेस जो आ रही हैं वो यहाँ से हवाले के जरिए जो पैसा जाता है वो वापस आता है। $1 लाख की जो बाहर से रेमिटेंस आती है उस पर पाकिस्तान को टैक्सों में 40 लाख रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि टैक्स फ्री है, नो क्वेश्चन आस्क्ड। इनकम टैक्स 111(4). तो बेसिकली ये वाइड हो रहा है। जो आपने बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन उससे जो बड़ी चीज है वो ये है कि हमारे जो ताकतवर तबके हैं वो हुंडी के जरिए काला धन भेज। इन अदर वर्ड्स, चाहे आप बेगरी कहें, चाहे आप हुंडी हवाला कहें, ये सब अनप्रोडक्टिव इनफॉर्मल इकोनॉमी है जिसके गिर्द अब घेरा तंग करना पड़ेगा। हम साफ सुथरे तरीके से इंसेंटिव्स क्रिएट करके प्रोडक्टिव तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे नहीं लेके जा रहे। हम सर्वाइवल मोड पर हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें सिर्फ इस वक्त सर्वाइवल के लिए हाथ पैर हम मार रहे हैं, और उसके लिए जो इफ आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर वी नीड टू पुट इट इन ऑर्डर। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए।